दिसंबर 1995 इंडिया अपने दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स राजस्थान के पोखरण में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कैप्चर करती है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तुरंत अलर्ट भेजती है कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इसके बाद अमेरिका इंडिया पर प्रेशर डालता है और इंडिया को ये टेस्ट रोकना पड़ता है। पर 3 सालों के बाद ही इंडिया अमेरिका की इन्हीं स्पाई सैटेलाइट्स को चकमा देकर अपना दूसरा सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। और जब अमेरिका को इसके बारे में पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि इंडिया कैसे पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर फाइनली एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनता है। इंडिया की इस जर्नी को समझने के लिए हमें ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक दौर यानी 1940s के टाइम में चलना होगा। उस टाइम पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझी हुई थी। इसी दौरान अमेरिका ने द मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम से एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया, जिसका मकसद था दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाना। और ये सब अमेरिका कोई शौक में नहीं कर रहा था। अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे नाजी जर्मनी का डर था। क्योंकि 1938 के टाइम जर्मनी के साइंटिस्ट न्यूक्लियर फिजन पर काम कर रहे थे और अमेरिका को डर था कि अगर जर्मनी के साइंटिस्ट ने उससे पहले एटॉमिक बम बना लिया तो जर्मनी की डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर बढ़ जाएगी। अमेरिका के इस पूरे प्रोजेक्ट का ट्रिगर पॉइंट एल्बर्ट आइंस्टाइन का 1939 का एक लेटर था। 1939 में आइंस्टीन ने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर के थ्रू वार्निंग दी कि जर्मनी एटॉमिक बम बना सकता है, इसलिए अमेरिका को भी तुरंत इस पर रिसर्च स्टार्ट करनी चाहिए। और इस द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक बेहद जीनियस फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। और इस टेस्ट के भयानक एक्सप्लोजन को देखकर ओपेनहाइमर को भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. इसके बाद 1945 में ही अमेरिका इन्हीं एटॉमिक बम का यूज जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर करता है, जिसकी वजह से जापान में लगभग 3 लाख लोग मारे जाते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार तो खत्म हो चुका था, पर अब दुनिया में न्यूक्लियर एज की शुरुआत हो चुकी थी। सभी कंट्रीज में परसेप्शन बन गया था कि दुनिया पर उसी का राज होगा जिसके पास जितनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर होगी। अब वापस आते हैं इंडिया की जर्नी पर। 1947 के टाइम जब पूरी दुनिया के पावरफुल देश न्यूक्लियर वीपन बनाने में लगे हुए थे, तब इंडिया ने बस अपनी आजादी की पहली सांस ही ली थी। और उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण इंडिया की हालत काफी खराब थी। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनका साइंस को लेकर एक क्लियर विजन था। वो मानते थे कि भारत के निर्माण के लिए साइंस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाएगा। और नेहरू जी के इस विजन में उनका साथ देते हैं एक महान फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आज होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी। उन्होंने आजादी से पहले ही 1945 में TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कर दी थी। इसके बाद 1948 में AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन किया जाता है। स्टार्टिंग में इंडिया का विजन था कि हम न्यूक्लियर पावर को पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में यूज करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में और मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद 1956 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे मुंबई में बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में यूएस और ब्रिटेन इंडिया की हेल्प करते हैं और ये एशिया का पहला ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये रिएक्टर पावर जनरेशन के लिए नहीं बल्कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1960 में दूसरा और ज्यादा पावरफुल रिएक्टर साइरस बनकर तैयार होता है। इसको बनाने में कनाडा और यूएस इंडिया की हेल्प करते हैं। इसका पर्पस था रिसर्च एंड एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना और प्लूटोनियम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाना। और आगे चलकर इंडिया जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है वो इसी प्लूटोनियम पर आधारित था। और ये जो ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्रीज
इंडिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो इस टेक्नोलॉजी का यूज पीसफुल पर्पज के लिए करेंगे। इसके बाद 1962 में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसने इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर को लेकर एक डिफेंसिव सोच थी उसे चेंज कर दिया। 1962 में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इंडिया और चाइना के बीच वार हो जाता है, जिसमें चाइना अचानक इंडिया पर अटैक कर देता है। इस युद्ध में इंडिया के पास वीपन्स और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हार का सामना करना पड़ता है और चाइना इंडिया का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। Towards the end of the 50s, Chinese troops started intruding into Indian territory in Ladakh, Parahuti, and the northeast. In the uninhabited Aksai Chin Plateau of Ladakh, they constructed a road across Indian territory. Indian patrols were fired upon, killing many. इस युद्ध के बाद नेहरू जी की हालत काफी कमजोर होने लगती है और 27 मई 1964 को उनकी डेथ हो जाती है। और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1962 में इंडिया की चाइना से हार के जस्ट 2 सालों के बाद ही 1964 में इंडिया के सामने एक और नई अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जब चाइना भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी थी क्योंकि 2 साल पहले ही इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और चाइना अब और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद ही होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर बयान दिया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है तो हम सिर्फ 18 मंथ्स में ही एटॉमिक बम बना सकते हैं। इस बयान के बाद लाल बहादुर शास्त्री भी उनका सपोर्ट करते हैं, पर ये स्टेटमेंट यूके, यूएसएसआर और यूएसए के मन में खटक रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे साउथ एशिया में न्यूक्लियर वीपन बनाने की रेस स्टार्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान कश्मीर में ट्रेंड घुसपैठियों को भेजकर दंगे भड़काने की कोशिश करता है, पर इंडियन मिलिट्री को इसके बारे में खबर लग जाती है और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे फुल स्केल वार में बदल जाता है। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चलते चलते 10 जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन की मीडिएशन से ताशकंद एग्रीमेंट के तहत समाप्त होता है। इस वार के बाद इंडिया को समझ में आ गया था कि लंबे युद्ध कॉस्टली और रिस्की होते हैं, जिसकी वजह से देश पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी से इंडिया ने ठान लिया था कि हमें अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को और भी एक्सपेंड करना होगा। और जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, उसी रात को ताशकंद में ही दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। इसके बाद 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और इसी दिन होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट से वियना में एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे थे, पर फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर उनकी फ्लाइट माउंट प्लैंक माउंटेन से टकरा जाती है, जिसमें सवार सभी 117 लोगों की डेथ हो जाती है। इस तरह से अचानक भाभा की डेथ हो जाने से इंडिया को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वही इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। इस सब के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया। वो इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग एंड रिसोर्सेस अप्रूव करती हैं और स्ट्रेटेजिक सिक्रेसी मेंशन रखती हैं। होमी जहांगीर भाभा की डेथ के बाद इस प्रोग्राम की कमान विक्रम साराभाई, होमी सेठना और राजा रमन्ना जैसे महान साइंटिस्ट संभालते हैं और इसी के साथ विक्रम साराभाई को AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन भी बनाया जाता है। इसके बाद 1968 में US, UK और USSR NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पेश करते हैं, जिसका सीधा मतलब था कि जिसके पास न्यूक्लियर वीपन है केवल वही रखेंगे, बाकी अदर कंट्रीज न्यूक्लियर वीपन नहीं बना सकती हैं। उस टाइम चाइना और फ्रांस के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वीपन थे, पर उन्होंने इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी बताकर इस पर साइन करने से मना कर दिया और इंडिया भी इस डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी को खारिज करके एनपीटी पर साइन करने से मना कर देता है। 1971 में पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के टाइम बांग्लादेश है, उस पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से अटैक कर देती है और वहां कत्लेआम मचाना स्टार्ट कर देती है और इसी अत्याचार की वजह से वहां से लगभग 1 करोड़ लोग रिफ्यूजी बनकर भारत में आ जाते हैं, जिससे इंडिया पर इकोनॉमिकली और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर प्रेशर बढ़ने लगता है। पर इंडिया को इस युद्ध में तब शामिल होना पड़ता है जब पाकिस्तान अचानक से इंडिया के पश्चिमी एयर बेसिस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका इंडिया को धमकाने के लिए अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज देता है और उस टाइम इंडिया के सपोर्ट में सोवियत यूनियन आता है और सोवियत यूनियन भी अपने वारशिप्स इंडियन ओशियन में उतार देता है
ये अमेरिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अगर वो इस युद्ध में इंटरवीन करेगा तो सोवियत यूनियन भी इंडिया की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। सोवियत यूनियन इंडिया की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि इससे पहले ही दोनों के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हो चुकी थी और अमेरिका को भी अब समझ में आ जाता है कि अगर वो इंडिया पर अटैक करता है तो इसका रिजल्ट काफी बुरा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका को बंगाल की खाड़ी से अपना वारशिप लेकर भागना पड़ता है। इसके बाद ये युद्ध काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री हर तरफ से पूर्वी पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेती है और पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से आइसोलेट हो जाती है। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर करते हैं और उसी दिन से पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग हो जाता है और अब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। इस युद्ध के बाद इंडिया को समझ में आ गया था कि जब तक उसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तब तक कोई भी पावरफुल कंट्री उसे डरा सकती है। इसके बाद जनवरी 1972 में इंदिरा गांधी बार्क के साइंटिस्ट को खुफिया तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करने का आदेश देती है और यहीं से इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा की तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के मेन लीडर्स राजा रमन्ना, होमी सेठना, पीके अयंगर और आर चिदम्बरम थे और डिसाइड किया गया कि ये टेस्ट राजस्थान के पोखरण में होगा। इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी मेंटेन रखने के लिए इसे कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। पूरी तैयारी होने के बाद न्यूक्लियर डिवाइस को अंडरग्राउंड डेटोनेट करने के लिए जमीन के अंदर लगभग 150 मीटर का एक वर्टिकल शाफ्ट बनाकर तैयार किया जाता है ताकि रेडिएशन को सरफेस पर फैलने से रोका जा सके। इस प्रोजेक्ट पर इतना सीक्रेटली काम चल रहा था कि वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को भी इसके बारे में नहीं पता था और जो भी सामान होता था उसे रात में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को आपस में कम्युनिकेट करना भी रिस्ट्रिक्टेड था। अर्ली 1974 में एटॉमिक बम के लिए प्लूटोनियम कोर तैयार किया गया, एक्सप्लोजिव कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए और सारे सेफ्टी सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया गया कि यह टेस्ट 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन होगा। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इवन ये मिशन इतना सीक्रेट था कि डिफेंस मिनिस्टर को भी कुछ ही दिन पहले इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बाद न्यूक्लियर डिवाइस को केयरफुली ट्रक से साइट पर लाया जाता है और वो जो शाफ्ट यानी गड्ढा खोदा गया था उसमें उतार दिया जाता है। सारे सेफ्टी चेक्स के बाद 18 मई को सुबह 8:05 पर फाइनली इस टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद होमी सेठना इंदिरा गांधी को कॉल करके कोड वर्ड में बताते हैं द बुद्धा हैज स्माइल्ड, जिसका मतलब था कि टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। इस टेस्ट को इंदिरा गांधी ने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी PNE नाम दिया, जिसका पर्पस साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल सिक्योरिटी था। पर इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। अमेरिका, कनाडा, जापान और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ये सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं। कनाडा तुरंत इंडिया के साथ अपने न्यूक्लियर एग्रीमेंट तोड़ देता है और वेस्टर्न कंट्रीज भी इंडिया पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी सैंक्शंस लगा देती हैं। इसके बाद दुनिया की पावरफुल कंट्रीज ने मिलकर NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप नाम का एक संगठन बना लिया ताकि अदर कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जा सके। 1974 के बाद इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की जर्नी काफी धीरे धीरे और साइलेंटली आगे बढ़ती है क्योंकि इंडिया पर हर तरफ से सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा हो गया था। पर इस टाइम में इंडिया सेल्फ रिलायंस की रणनीति अपनाता है, जैसे कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनाना, यूरेनियम प्रोसेसिंग और रिएक्टर डिजाइन खुद करना, मिसाइल और डिलीवरी सिस्टम पर रिसर्च करना। पर 1975 में देश में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आंतरिक अशांति और देश की सुरक्षा के खतरों का हवाला देकर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा देती है और ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को जाकर समाप्त होती है। इस इंसिडेंट के बाद 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की हार होती है और जनता पार्टी से मोरारजी देसाई अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोरारजी देसाई न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि हम न्यूक्लियर पावर का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने इंडिया के इस डिसीजन को क्लैरिफाई किया कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और यहाँ तक कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को भी अवॉइड करने को कहा। वो वेपनाइजेशन के अगेंस्ट थे, पर फिर भी उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया और उनकी सरकार में भी AEC और बार्क ने अपना काम जारी रखा। इसके बाद जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों की वजह से मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनकर वापस आती है और वो फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को टॉप प्रायोरिटी देती है। पर अब इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए मिसाइल्स की भी जरूरत थी।
और इस काम के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुना जाता है। 1980s के दशक में अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइल्स डेवलप की जाती है। 1984 में फिर से इंडिया के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड्स उनकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल तो इंदिरा गांधी की डेथ की स्टोरी को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने की जर्नी को दिखाना है। इसके बाद राजीव गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनके कार्यकाल में इंडिया का परमाणु कार्यक्रम गुप्त रूप से आगे बढ़ता रहता है। राजीव गांधी के कार्यकाल में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी तेजी से काम चलता है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट को पूरी छूट दे दी थी, जिससे स्वदेशी मिसाइल और परमाणु क्षमता को मजबूती मिल सके। राजीव गांधी के बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस टाइम देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, फिर भी वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी गोपनीयता के साथ आगे बढ़ाते हैं। 1995 आते आते पूरी दुनिया भारत पर CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन करने के लिए दबाव बना रही थी। 1995 में ही पीवी नरसिम्हा राव ने पोखरण में दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इस बार एक बड़ी चूक हो जाती है। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट सुपर से पोखरण में हो रही हलचल को डिटेक्ट कर लेते हैं और अमेरिका को शक हो जाता है कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। ये पता चलते ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया पर दबाव बनाते हैं और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की धमकी देते हैं। इस बढ़ते डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से इंडिया को अपना न्यूक्लियर टेस्ट रोकना पड़ता है। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव न्यूक्लियर प्रोग्राम को गुप्त रूप से तैयार रखने और 1996 में फिर से सत्ता में वापस आने पर परीक्षण करने का मन बनाते हैं। लेकिन 1996 के चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव की हार हो जाती है और उनका सपना वहीं पर छूट जाता है और अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, पर उनकी भी सरकार केवल 13 दिनों में ही गिर जाती है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सरकार गिरने के लगभग 2 सालों के बाद मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर लौटते हैं। सत्ता में आते ही वाजपेयी जी दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं और इस बार मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन शक्ति। पर इस टेस्ट में सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट से बचना, जो जमीन पर हो रही छोटी से छोटी हलचल को डिटेक्ट कर सकते थे। पर जो इंडिया ने इसके बाद किया वो मिलिट्री इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस डिसेप्शन माना जाता है। इस बार इस काम की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी के 58th इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपी जाती है। इसके बाद डिसाइड हुआ कि सारा काम रात के अंधेरे में होगा और सुबह होने से पहले सारा सामान उसी जगह पर छुपा दिया जाता था और वहाँ यूज होने वाली गाड़ियों के टायर्स के निशान रेत पर से मिटा दिए जाते थे। यहाँ तक कि रेत के छोटे छोटे टीलों को इस तरह से बनाया गया था जैसे कि वो हवा से नेचुरली बने हों। और इस ऑपरेशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा था वैज्ञानिकों की पहचान छुपाना। अमेरिकन खुफिया एजेंसी को चकमा देने के लिए साइंटिस्ट के नाम बदल दिए गए और वो आर्मी की ड्रेस पहनकर काम करते थे। इस मिशन में एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया और AEC के चीफ R चिदम्बरम का नाम मेजर जनरल नटराज रखा गया। ये साइंटिस्ट कभी एक साथ ट्रेवल नहीं करते थे और न ही अपने असली नाम से फ्लाइट टिकट्स बुक करते थे। और जब दिन के समय पोखरण के ऊपर से अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स गुजरते थे तो वहाँ सेना के जवान जानबूझकर क्रिकेट मैच खेला करते थे ताकि अमेरिका को लगे वहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और सारी तैयारियां होने के बाद इन बॉम्ब्स को मुंबई और हैदराबाद से AN-32 एयरक्राफ्ट के द्वारा जैसलमेर लाया जाता है और फिर इन्हें मिलिट्री ट्रक्स में लाद कर पोखरण तक पहुंचाया जाता है। यहाँ तक कि इन बॉम्ब्स के सॉफ्ट्स के भी कोड नेम्स रखे गए थे जिनमें इन्हें डेटोनेट किया जाना था। फाइनली 11 मई 1998 का वो दिन आ चुका था जब ये टेस्ट किया जाना था। अर्ली मॉर्निंग टेस्ट साइट पर साइंटिस्ट और आर्मी इंजीनियर्स ने फाइनल इंस्पेक्शन स्टार्ट किया। हवा की डायरेक्शन और स्पीड को चेक किया गया। इवन दो ये टेस्ट जमीन के अंदर होना था और हवा को इसलिए मॉनिटर किया जा रहा था ताकि अगर थोड़ी सी भी रेडिएशन निकले तो वो ज्यादा दूर तक सरफेस पर ना फैले। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि कितने टाइम पर अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट ऊपर से होकर गुजरती है। और फाइनली जब दोपहर के 3:45 पर अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट ऊपर नहीं थी और हवाएं रुक चुकी थी, तब कंट्रोल रूम से बटन दबाया जाता है और पोखरण की जमीन इन भयंकर धमाकों से दहल उठती है, क्योंकि उस दिन इंडिया ने एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और इसके बाद 13 मई को 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी देश को संबोधित करते हुए एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि ये न्यूक्लियर टेस्ट किसी देश के लिए खतरा नहीं बल्कि पीसफुल पर्पज के लिए किए गए हैं और इसी के साथ ऐलान करते हैं
कि इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि ये न्यूक्लियर टेस्ट हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। और ये भी बताते हैं कि हमने पिछले 2500 ईयर्स में किसी भी देश पर पहले अटैक नहीं किया है और ना ही किसी दूसरे के इलाके में अतिक्रमण किया है। In Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has come. Reverse is, so many countries have invaded us the last 2500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। अमेरिका की CIA पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन गुस्से में आकर इंडिया पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड सैंक्शंस लगा देते हैं। I think it is important that I make a comment about the nuclear tests by India. I believe they were unjustified. They clearly create a dangerous new instability in their region. And as a result, in accordance with United States law, I have decided to impose economic sanctions against India. इसके अलावा जापान, कनाडा और यूरोप ने भी तुरंत इंडिया पर कड़े सैंक्शंस लगा दिए और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान भी जवाब में 28 में 1998 को अपने चागाई न्यूक्लियर टेस्ट कर डालता है। इंडिया पर हर तरफ से प्रेशर था और इंडिया उन सभी सैंक्शंस का दर्द सहने को तैयार था क्योंकि इंडिया ने अब अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी मजबूत कर ली थी। इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है, जैसे कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि इंडिया कभी किसी देश पर पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह से और भी कई पॉलिसीज इंडिया बनाता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर बनने की ये जर्नी कभी भी वर्ल्ड पर कब्जा करने या किसी भी देश को डराने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये जर्नी इंडिया की अपनी सोवरेनिटी स्थापित करने की थी। There was a lot of pressure, geopolitical pressure. But you took a decision. India will go ahead with a test to DRDO team and more importantly atomic energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said go ahead for the nuclear tests. Vajpayee ji was responsible for transforming India a nuclear weapon state. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।